नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। इन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हमारे खेतीहर मजदूर और हमारे किसान भाई बहन हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि हमारे घरों तक खाना पहुंच सके, हमारे घरों में भोजन की कमी ना हो। लेकिन हमारे किसान भाइयों बहनों की भी स्थितियां हमें समझनी पड़ेंगी, जिसके लिए हमारी तरफ से भी ये प्रयास रहता है, यहाँ तक कि हम कहें कि हमारा कर्तव्य है कि हम खेती किसानी से जुड़ी तमाम जानकारियां जो है वो समय समय पर आप तक पहुंचाते रहें, जिससे कि खेती किसानी करने में आपको किसी भी तरीके की समस्या का सामना ना करना पड़े। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के कार्यक्रम में भी कुछ ऐसी ही जानकारियां आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन एक बात आपको भी ध्यान रखनी होगी कि जब आप खेती करें तो कई तरह की सावधानियां भी आपको बरतने की आवश्यकता है। इसके लिए जो दिशा निर्देश कोरोना को देखते हुए दिए जा रहे हैं, कृपया करके उनका पालन कीजिए। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। भारत सरकार ने कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन योजना के लिए कई राज्यों को धन जारी किया है। ये ऐसा उप मिशन है जिसमें कस्टम हायरिंग सेंटर और वहीं दूसरी तरफ जो कृषि की मशीनरियां हैं, इनका वितरण किया जाएगा। इसमें कई और ऐसी चीजें हैं जो किसानों को लाभ पहुंचा सकती हैं। ये एक ऐसा रास्ता माना जा रहा है जिसे कह सकते हैं कि ये किसानों को सशक्त बनाने में और भी ज्यादा मददगार हो सकता है। आइए दिखाते हैं इस पर आपको एक खास रिपोर्ट। मशीनों ने खेती को आसान भी बनाया है और बेहतर भी। साथ ही इनसे उत्पादन और उत्पादकता दोनों में इजाफा हुआ है। हमारे देश में करीब 86% किसान छोटे और सीमांत हैं। कम जमीन की वजह से कृषि मशीनें खरीदने की क्षमता इन किसानों में नहीं है। इसके अलावा बहुत से इलाके इतने दुर्गम हैं कि उन्हें मशीन उपलब्ध कराना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। छोटे किसानों, कम कृषि शक्ति की उपलब्धता वाले क्षेत्रों और दुर्गम इलाकों तक कृषि मशीनीकरण की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से 2014-15 में कृषि मशीनीकरण पर एक उप मिशन SMAM शुरू किया गया। दरअसल मशीनीकरण भूमि, जल, ऊर्जा संसाधनों, जनशक्ति और बीज, उर्वरक और कीटनाशकों जैसे इनपुट को उपयोग के अनुकूल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मशीनीकरण के इस उप मिशन से उपलब्ध कृषि योग्य जमीन की उत्पादकता अधिकतम की जा सकेगी और ग्रामीण युवाओं के लिए कृषि को अधिक लाभदायक और आकर्षक व्यवसाय बनाया जा सकेगा। कृषि मशीनीकरण कृषि क्षेत्र के मजबूत विकास के लिए महत्वपूर्ण है। SMAM योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 2000 कृषि यंत्रों और उपकरणों के वितरण और 90 कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना के लिए पहली किस्त के रूप में 16 करोड़ 20 लाख रुपए जारी किए गए। उत्तर प्रदेश को पहली किस्त के रूप में 22 करोड़ 12 लाख रुपए मिले हैं। इस रकम का इस्तेमाल 290 कस्टम हायरिंग केंद्रों और गांव स्तर पर 290 कृषि मशीनरी बैंक की स्थापना में होगा। उत्तराखंड में सब्सिडी पर 1685 मशीनों और उपकरणों का वितरण होना है। साथ ही 6 कस्टम हायरिंग केंद्रों के अलावा गांव स्तर पर 35 कृषि मशीनरी बैंक की स्थापना होनी है। इसके लिए पहली किस्त के रूप में 10 करोड़ 53 लाख रुपए जारी किए गए। पश्चिम बंगाल में 25 कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना के लिए 2 करोड़ 60 लाख रुपए पहली किस्त में दिए गए। इसी तरह आंध्र प्रदेश को 225 कस्टम हायरिंग केंद्रों और 34 उच्च तकनीकी केंद्रों की स्थापना के लिए 32 करोड़ 93 लाख रुपए की पहली किस्त जारी की गई। तमिलनाडु को 21 करोड़ 74 लाख रुपए, केरल को 12 करोड़ 35 लाख, अरुणाचल प्रदेश को 3 करोड़ 66 लाख, मणिपुर को 2 करोड़ 27 लाख, नागालैंड को 7 करोड़ 57 लाख और त्रिपुरा को 6 करोड़ 12 लाख रुपए की पहली किस्त दी गई।
तो अभी आपने देखा सेगमेंट विज्ञान और किसान। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे और अब समय हुआ है कृषि कैलेंडर का। किसान भाइयों बहनों, अपने कृषि कैलेंडर में हम वर्तमान समय में किए जाने वाले कृषि कार्यों के संबंध में देते हैं आपको जानकारी। अपने आज के कृषि कैलेंडर में हम आपको बताएंगे किस तरह से आप कर सकते हैं बाजरा की खेती। बाजरा की खेती के दौरान कौन कौन सी मुख्य बातें हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है जिससे कि आप इसका अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकें। साथ ही बाजरा की खेती किस तरह से आप करें जिससे कि आपको उसका स्वस्थ उत्पादन प्राप्त हो और बाजार में आपको उसका मूल्य भी अच्छा मिल सके। आइए तमाम बातें जानते हैं हमारे आज के कृषि कैलेंडर में। अच्छे जल निकास वाली दोमट मिट्टी में ही बाजरा की खेती करें। खेत में पहली जुताई के समय 20-22 टन गोबर की सड़ी हुई खाद डालें। अच्छी वर्षा होने के बाद खेत में 2 से 3 बार हैरो चलाकर खेत तैयार करें और भूमि को समतल करें। इससे वर्षा काल में जल का निकास अच्छी तरह से हो जाता है। बुआई के लिए उपयुक्त समय 15 जून से 15 जुलाई है, जो बारिश पर निर्भर है। जून में अच्छी वर्षा होने पर बुआई का कार्य करें। भारी वर्षा होने पर बुआई न करें। बाजरा की सीधी बुआई न करके पौधे तैयार कर खेतों में रोपाई करें। फसल के लिए 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर का प्रयोग करें। बाजरा की बुआई पंक्तियों में करें। इससे फसल में भरपूर पोषण और कम पानी खर्च होगा। बुआई के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 12 सेंटीमीटर रखें। बाजरा की बुआई खेत में 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर करें। और इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस लेकर अपना अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। जहां चाह है वहां राह है। अगर कोई इंसान बड़ी ईमानदारी के साथ अपना काम करे और मेहनत करे तो निश्चित तौर पर उसे सफलता जरूर मिलती है। किसान भाइयों बहनों, आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं उत्तर प्रदेश के एक सफल किसान जिनका नाम है रामचरण वर्मा जी। इन्होंने कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अपने राज्य में मिश्रित खेती की, उसमें सफलता हासिल की। दूसरे किसानों को भी ये करने के लिए प्रोत्साहित किया। खेती में इनके योगदान के लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आइए देखते हैं उनकी सफलता की ये कहानी। रामशरण वर्मा उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के दौलतपुर गांव के एक किसान हैं। गरीब परिवार होने के कारण रामशरण वर्मा की स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई थी। बहुत छोटी सी उम्र में वे अपने पिता को खेती में मदद करने लगे। उन्हें पिता से 6 एकड़ खेत विरासत में मिला। साल 1986 में रामशरण वर्मा ने खेती करनी शुरू की। वे गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा और पंजाब राज्यों के दौरे पर गए और उन राज्यों में सफल ग्रामीण किसानों और खेती के विशेषज्ञों से बातचीत की। साथ ही खेती के बारे में बहुत कुछ सीखा। अपने अनुभवों का उपयोग करते हुए उन्होंने अपने खेतों में केला, आलू, टमाटर और मेंथा की खेती की। इन्होंने खेती में फसल चक्र पद्धति को अपनाया, जिससे इन्हें काफी लाभ और मुनाफा मिला।
रामशरण वर्मा उत्तर प्रदेश राज्य में पहले ऐसे किसान थे जिन्होंने खेती में टिश्यू कल्चर तकनीक का उपयोग किया और इसमें सफलता हासिल कर किसानों को नई तकनीक के प्रति जागरूक भी किया। रामशरण वर्मा वर्तमान में 150 एकड़ भूमि पर खेती की देखरेख करते हैं, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 20,000 लोगों का समर्थन करता है। वे देश के और आसपास के किसानों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित करते हैं। छोटे ग्रामीण भारतीय किसानों के लिए केला, टमाटर और आलू की पैदावार में सुधार के लिए उन्नत खेती की तकनीक शुरू करने के लिए उन्हें भारतीय मीडिया द्वारा ग्रामीण उच्च तकनीक वाला किसान कहा जाता है। इन्होंने खेती में अच्छी पैदावार हासिल करने के पीछे फसल चक्र पद्धति की बड़ी भूमिका बताई। इनके अनुसार फसल चक्र पद्धति में खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल कम होता है, जिसके कारण उत्पादन 30% से तक बढ़ जाता है। साथ ही लागत में 20% तक की कमी आती है। इसलिए इनका मानना है कि किसानों को खेती में फसल चक्र पद्धति को जरूर अपनाना चाहिए। वर्ष 2012 में रामशरण वर्मा को सम्मानित करने के लिए एक समारोह में पूर्व भारतीय राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने उन्हें किसान जादूगर कहा। रामशरण वर्मा को वर्ष 2007 और 2010 में जगजीवन राम किसान पुरस्कार और 2014 में राष्ट्रीय बागवानी पुरस्कार भी मिल चुका है। रामशरण वर्मा ने अपने खेत को ही अपनी प्रयोगशाला बनाकर बहुत सारे प्रयोग भी किए और मुनाफा भी कमाया। कई प्रकार की फसल लगाकर उन्होंने अलग अलग प्रजातियां विकसित की। इनका मानना है कि पारंपरिक कृषि से अलग हटकर खेती में कुछ अलग किया जाए तो मुनाफा अधिक होगा, साथ ही किसानों की आय दोगुनी होने में मदद भी मिल सकेगी। तो अभी आपने देखा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बहुत बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसान भाइयों बहनों, अब हमारा भारत देश धीरे धीरे डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है और खेती में भी अब डिजिटल उपयोग किए जा रहे हैं। इसी दिशा में कृषि मंत्रालय ने टेली कृषि सलाह को विस्तार दिया है। इससे किस तरह से किसानों को लाभ मिल सकता है और कैसे आप भी डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ सकते हैं, आइए जानते हैं विस्तार से इस खास रिपोर्ट में। तकनीक काम को आसान तो बनाती ही है, साथ ही उसमें बेहतरी भी लाती है। खेती की अगर बात करें तो खेती बहुत ज्यादा मेहनत का काम है, लेकिन नई तकनीकों ने इसको पूरी तरह बदल कर रख दिया है। 40-50 साल पहले जहां ज्यादातर काम हाथों से हुआ करता था, वहीं अब हर काम के लिए कोई ना कोई मशीन मौजूद है। कंप्यूटर आया तो खेती में इसकी भी भूमिका बढ़ने लगी। अब किसान एक फोन कॉल करके या फिर SMS के माध्यम से वैज्ञानिकों से जुड़ जाते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान भी पाते हैं। इसी दिशा में अब एक और कदम आगे बढ़ाया जा रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने डिजिटल इंडिया
कॉरपोरेशन के साथ एक ऐसे समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके जरिए किसानों को स्थान विशेष के लिए टेली कृषि सलाह दी जा सकेगी। इसका उद्देश्य DIC के मौजूदा इंटरैक्टिव इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन सिस्टम यानी IIDS प्लेटफॉर्म को ICAR के प्रस्तावित किसान सारथी कार्यक्रम के साथ एकीकृत करना और ICR नेटवर्क के माध्यम से उसे लागू कर देश भर में बड़ी संख्या में किसानों तक पहुंचाना है। समझौते के तहत कृषि गतिविधियों को सहयोग देने के लिए एक मल्टीमीडिया मल्टीवे एडवाइजरी और संचार प्रणाली की स्थापना की जाएगी। शुरुआत में ICAR में IIDS तैनात किया जाएगा, जो एक पुश एंड पुल आधारित प्रणाली है जिसमें मोबाइल फोन का उपयोग करके किसानों से कृषि संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। IIDS किसानों को केवल उन्हीं सेवाओं के लिए व्यक्तिगत आवश्यकता आधारित जानकारी प्राप्त करने का विकल्प देता है जिसके लिए उन्होंने सदस्यता ली है। बैंक एंड विशेषज्ञों के पास उनके प्रश्नों का उत्तर देते समय किसानों के डेटाबेस तक पहुंच होगी। इस तरह विशेषज्ञ किसानों द्वारा उठाई गई समस्याओं या क्षेत्र की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। इस समय IIDS प्लेटफॉर्म को पूर्वोत्तर राज्यों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तैनात किया गया है। इसी का अब पूरे देश में विस्तार किया जा रहा है। DIC अपेक्षित ICT प्लेटफॉर्म के विकास, होस्टिंग और प्रबंधन के लिए सहयोग करेगा और संपूर्ण तकनीकी समाधान भी उपलब्ध कराएगा, जबकि ICAR कृषि विज्ञान केंद्रों, अलग अलग डोमेन विशिष्ट अनुसंधान संस्थानों और कृषि विश्वविद्यालयों के नेटवर्क के रूप में चरणबद्ध तरीके से पूरे संचालन का प्रबंधन और निगरानी करेगा। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे। किसान भाइयों बहनों, भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर खेती में असीमित संभावनाएं हैं। इसी को देखते हुए हमारी सरकार भी खेती में कुछ ऐसे प्रयास करती रहती है जिससे कि आपको खेती किसानी करने में किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। इसी दिशा में हमारी भारत सरकार ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन 5 राज्यों को खरीफ प्याज के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बढ़ावा दिया है। किस तरह से आप खरीफ प्याज का उत्पादन कर सकते हैं, ये तमाम बातें जानते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। इस समय भारत सरकार जो MIDH मिशन के तहत इस समय जो खरीफ का मौसम होता है, खरीफ मौसम में प्याज को बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रोग्राम कर रही है। उन्होंने अभी 5 राज्यों को काफ़ी हद तक उन्होंने प्रोजेक्ट दिया है। उसमें हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है और मध्य प्रदेश है। इनमें उन्होंने खरीफ ओनियन को प्रोडक्शन करने के लिए उन्हें प्रमोट करने के लिए काम दिया और इसमें बहुत अच्छा समय है 15 जून के 30 जून तक कि खरीफ ओनियन के लिए वह उसमें नर्सरी डालें। तो उसके लिए बीज का चुनाव करना चाहिए, प्रजाति का चुनाव करना चाहिए। तो आमतौर पे जो एग्रीफाउंड डार्क रेड है, जो कि NHRDF की रेड है, वो लगभग 80 से 100 दिन में तैयार हो जाती है। उस प्रजाति को आप ले सकते हैं। और एक और अच्छी सी वैरायटी आई है NHRDF की, लाइन 883 के नाम से फेमस है। हालांकि भारत में सीड की उपलब्धता कम है, लेकिन उसको लेना चाहिए। और ये भी बताना चाहूँगा कि खरीफ के सीज़न में नर्सरी उगाना एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। उस समय किसानों को बहुत सावधानी से उगाना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है, फिर शाम को बारिश हो जाता है, तो उसमें डैम्पिंग ऑफ आने की काफ़ी संभावना होती है। तो डैम्पिंग ऑफ आने की संभावना, जैसा कि हमने आपको बताया धान के लिए, उससे ट्राइकोडर्मा विरिडी के माध्यम से वर्मी कंपोस्ट में ट्राइकोडर्मा विरिडी मिला के मिट्टी में मिला दें, ताकि मिट्टी से बीज से आने वाले को रोग को ख़त्म कर सकते हैं और अच्छा रहेगा। हालांकि समय नहीं है। मिट्टी का सौरीकरण कर लेते हैं, जिसको सॉइल सोलराइजेशन बोलते हैं। तो उससे मिट्टी से आने वाले केवल फफूंदनाशक के नहीं, वीड भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। तो सामान्यतः 7 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज लेना चाहिए आपको प्याज का। एग्रीफाउंड डार्क रेड का, अच्छा लाइन 883 का, तभीमा रेड भी है, पूसा रेड भी है। इन सब प्रजातियों का लेकर लगाना चाहिए। लेकिन जब भी बीज लें वह किसी सरकारी संस्थान से लें, अच्छे कंपनियों का लें, ताकि बाद में चल के इस पर बीज काफ़ी महंगा है, आपको नुकसान हो सके। तो इस समय जो हम किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि खरीफ मौसम में प्याज उगाने के लिए प्याज का नर्सरी डालना बहुत ज़रूरी है। और नर्सरी अगर आपने अच्छी तरीके से उगा लिया तो आपका
तकदीर में 4 चांद लगेगा जब अक्टूबर नवंबर में जो प्याज का रेट 40-50 रुपये केजी होता है। तो इस समय हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए। एक होता है बल्बलेट के माध्यम से भी लगाने की बात आ रही है, वह भी हम लोग दिल्ली में और जगह ट्रांसमिशन कर रहे हैं, डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो इस तरह से भारत सरकार की जो मंशा है कि हमारा जो देश है, हमारा जो उत्तरी भारत है, वह प्याज के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो, ताकि और जगह से मंगा करके पोल्यूशन फैलाने की बात, ट्रांसपोर्ट में पैसा खर्च करने की बात ना, जो कि मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से मंगाया जाता है। तो इस तरह से भारत सरकार के मंशा, जो कि हम लोग भी कृषि विज्ञान केंद्र है, NHRDF मिलजुल के काम कर रहा है जी। जैसे कि हमने बताया कि इस समय खरीफ के लिए बहुत लिमिटेड प्रजातियां हैं। जैसे NHRDF की एग्रीफाउंड डार्क रेड प्रजाति है, बहुत पुरानी प्रजाति है, लेकिन आज भी वो काफ़ी डिमांडेड है, उसका उत्पादन भी अच्छा होता है। दूसरी वैरायटी हम लोगों ने निकाला लाइन 883 883 के नाम से, 83 के नाम से, उसका वह वैरायटी बहुत अच्छी है। मेरे पास अभी है नहीं तो मैं आपको दिखाता। वह वैरायटी 75 से 80 दिन में तैयार हो जाती है। उसका जो बल्ब का साइज़ है 5 से 6 सेंटीमीटर डायमीटर का होता है, मार्केट में काफ़ी डिमांडेड है। और ये वैरायटी ऐसी कि इसमें रोग भी थोड़ा सा कम लगते हैं, अधिक तो नहीं। इसके अलावा भीमा डार्क रेड है, पूसा रेड है, नासिक रेड है, ये वैरायटियाँ हम किसान लोग लगा सकते हैं। पटना रेड है, पंजाब की भी 1-2 वैरायटी वो लगा सकते हैं। लेकिन कहना चाहेंगे हम किसान भाइयों को कि खरीफ में प्याज उगाना उतना ही चैलेंज है, उतना ही चुनौती है, उतना ही इसका चैलेंजेस भी है और उसका अपॉर्चुनिटीज़ भी है कि किसान भाई उगा सकते हैं। उसके लिए NHRDF, कृषि विज्ञान केंद्र और जो डिस्ट्रिक्ट के हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, वो मिलजुल के अभियान चल रहे हैं, ट्रेनिंग करवा रहे हैं किसानों को कि वह नर्सरी अगर सक्सेस कर लेंगे तो उनका उत्पादन काफ़ी अच्छा होगा। और इसमें कभी भी किसान को नुकसान होने की संभावना आज तक हम लोगों ने 20 साल के रिकॉर्ड में नहीं देखा, और आने वाले दिन में उनका काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो सकता है। तो भारत सरकार की मंशा ये है कि इन प्याज को बढ़ाने के लिए, ताकि जो हमारी अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जो लीन पीरियड होता है, जिसमें कोई प्याज का उत्पादन नहीं होता है, खरीफ ओनियन ही ऐसा है कि जो कि उसको फुलफिल कर सकता है। किसान भाइयों बहनों, हमारी भारत सरकार आपको आर्थिक रूप से भी सहायता देती है, फिर चाहे वो बात हो खेती किसानी की या फिर बात हो कृषि अवसंरचना की। अगर आप कृषि अवसंरचना कोष के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो ये रिपोर्ट आपके लिए काफी लाभकारी साबित होगी। कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार कटाई उपरांत प्रबंधन तंत्र को मजबूत कर रही है। इसके लिए लॉकडाउन के दौरान वित्त मंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष का ऐलान किया था। ये रकम बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण के तौर पर दी जानी है। आम किसानों के अलावा प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी, विपणन सहकारिता सोसाइटी, कृषि उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, बहुउद्देशीय सहकारिता सोसाइटी, कृषि उद्यम और स्टार्टअप इसके माध्यम से ऋण ले सकते हैं। 2 करोड़ तक के कर्ज पर ब्याज में 3% तक की छूट का प्रावधान किया गया है। ये योजना फिलहाल 10 साल के लिए है, यानी 2020-21 से 2029-30 तक। 1 लाख करोड़ की रकम 4 साल में जारी की जाएगी। पहले साल 10,000 करोड़ रुपए और फिर अगले 3 वित्तीय वर्षों में 30-30 हजार करोड़। भारत की 58% जनसंख्या की रोजी रोटी का दारोमदार कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों पर है। ज्यादातर किसानों की सालाना आय बहुत कम है। कटाई उपरांत सही बुनियादी ढांचा न होने की वजह से 15 से 20% उपज बर्बाद हो जाती है, जबकि दूसरे देशों में यह आंकड़ा 5 से 15% है। कृषि अवसंरचना कोष का उद्देश्य ऐसे ढांचे का विकास करना है जिसमें किसान अपनी उपज बिना बिचौलिए के सीधे बेच सके और कटाई के उपरांत उनकी फसल में बर्बादी भी कम हो। इससे निश्चित तौर पर उनकी आमदनी बढ़ेगी। कृषि अवसंरचना कोष ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार गृहों, शीत गृहों, पैक हाउस के निर्माण और उनके विकास के अलावा बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च होना है। साथ ही प्रसंस्करण इकाइयां भी इसका लाभ उठा सकती हैं। प्रसंस्करण से फसलों का मूल्यवर्धन होगा और भंडार गृहों के निर्माण से किसान को अपनी फसल रोक कर रखने में मदद मिलेगी। फसल को रोकने का फायदा ये होगा कि बाजार में जब भी बेहतर भाव होगा तब वो फसल बेच सकेंगे।
किसान भाइयों बहनों, डिजिटलाइजेशन का दौर है और अब आप आराम से घर बैठे ही अपने मोबाइल की मदद से कृषि संबंधित तमाम जानकारियां आसानी से हासिल कर सकते हैं। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं पूसा कृषि मोबाइल ऐप के बारे में, जिसे आप आसानी से डाउनलोड कीजिए और कृषि से संबंधित तमाम बातें जो है वो आप उस ऐप के जरिए जान सकते हैं। तो आइए आपको विस्तार से बताते हैं पूसा कृषि मोबाइल ऐप के बारे में। पूसा कृषि मोबाइल ऐप, ये ऐप किसानों की कृषि जगत और खेती से जुड़ी शंकाओं का समाधान करता है। इस ऐप से किसानों को मौसम से जुड़ी जानकारी प्राप्त होगी, जिससे वो अपनी फसल में सभी जरूरी कार्य मौसम के अनुरूप कर सकते हैं। सरकार और कृषि वैज्ञानिक समय समय पर ऐप के जरिए नई प्रौद्योगिकियों की सूचना प्रदान करते हैं। पूसा कृषि मोबाइल ऐप किसानों के हित में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा विकसित किया गया है। फसल की नई किस्मों के बारे में कम संसाधनों में खेती, संरक्षित खेती और कार्य व्यवहार के साथ साथ कृषि मशीनरी और उनके प्रयोग से संबंधित सूचना किसानों को उपलब्ध होती है। तो आइए कृषि दर्शन कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं ट्विटर प्लेट पर और आपको दिखाते हैं कि क्या है आज खास आपके लिए। परंपरागत कृषि विकास योजना के जरिए जैविक बढ़ावा 2015-16 से 2020-21 के दौरान प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना के तहत कुल 1576.65 करोड़ जारी किए गए। 2015-16 से 30,934 क्लस्टर 20 हेक्टेयर प्रत्येक का गठन किया गया है। 6.15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया है और 15.47 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। किसानों को अपने जैविक उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं को बेचने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए एक समर्पित ऑनलाइन वेब पोर्टल www.jaivikkheti.in बनाया गया है। 4.32 लाख किसान, 14,598 स्थानीय समूह, 75 इनपुट आपूर्तिकर्ता, 7,569 खरीदार और 1,31,385 उत्पाद पहले ही रजिस्टर्ड हैं। तो किसान साथियों, हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। लेकिन अगर आप कृषि दर्शन कार्यक्रम के पहले के प्रसारित कार्यक्रम भी देखना चाहते हैं तो टीवी पर दिए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी जाकर आप हमारे कार्यक्रम देख सकते हैं और खेती किसानी से संबंधित तमाम जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। अगर आप इस कार्यक्रम के लिए अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID है krishidarshandk@gmail.com। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।